तो दोस्तों कैसे हो? आज हमारे साथ हैं वर्चुअल चैट जीपीटी असिस्टेंट। आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। तो बताइए मेरे व्यूअर को कि स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप एक नया और तेजी से बढ़ने वाला व्यवसाय होता है जो अक्सर नए विचारों या तकनीकों पर आधारित होता है। ये कंपनियां आमतौर पर छोटे स्तर पर शुरू होती हैं, लेकिन उनका उद्देश्य जल्दी से बढ़ना और बाजार में अपनी जगह बनाना होता है। एक स्टार्टअप को हमेशा कुछ अलग, नवाचार या नए समाधान पर ध्यान केंद्रित करना होता है। क्या आप स्टार्टअप के किसी विशेष पहलू पर चर्चा करना चाहेंगे, जैसे कि फंडिंग या बिजनेस मॉडल? मुझे ये बताइए और मेरे व्यूअर को भी बताइए कि स्टार्टअप कौन-कौन कर सकता है? स्टार्टअप कोई भी शुरू कर सकता है, चाहे वो युवा हो, पेशेवर हो या कोई भी व्यक्ति जिसके पास अच्छा आइडिया हो। सबसे अहम बात यह है कि उस व्यक्ति में नए विचारों को लागू करने का जोश और मेहनत हो। तो मेरे व्यूअर को अब ये बताइए कि स्टार्टअप शुरू करने से पहले एक आइडिया ढूँढना होता है, तो बेस्ट आइडिया कैसे ढूँढें? बिल्कुल सही कहा आपने। स्टार्टअप शुरू करने से पहले सबसे जरूरी चीज है एक सही आइडिया ढूंढना। कुछ तरीके हैं जिनसे आप बेस्ट आइडिया पा सकते हैं। वन, समस्याओं का समाधान। सबसे पहले अपनी और दूसरों की जिंदगी में आ रही समस्याओं को पहचानें। जिन समस्याओं का कोई हल नहीं दिखता, उन्हीं का समाधान एक बेहतरीन स्टार्टअप आइडिया बन सकता है। डूज, रुझानों का अध्ययन। मार्केट में चल रहे नए ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी को देखें। इससे आपको ऐसे आइडिया मिल सकते हैं जो अभी उभर रहे हैं और आने वाले समय में ग्रोथ कर सकते हैं। 3, पैशन और रुचि। जब आप किसी चीज के लिए पैशनेट होते हैं, तो उसमें अच्छा काम करने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अपने इंटरेस्ट और पैशन के हिसाब से भी आइडिया ढूंढ सकते हैं। 4, पारंपरिक बिजनेस को नया रूप देना। पुराने और पारंपरिक बिजनेस मॉडल को डिजिटल तरीके से या बेहतर तरीके से नए तरीके से पेश करने का भी एक बेहतरीन आइडिया हो सकता है। 5, कस्टमर फीडबैक। जो ग्राहक पहले से किसी सर्विस का उपयोग कर रहे हैं, उनसे फीडबैक ले। इस फीडबैक से आपको उनके लिए बेहतर समाधान देने का आइडिया मिल सकता है। ऐसे तरीके अपनाकर आप एक सॉलिड और इनोवेटिव आइडिया पा सकते हैं। ओके, अब मेरे व्यूवर को पता चल गया है कि बिज़नेस क्या होता है और स्टार्टअप क्या होता है। अब उन्होंने एक आइडिया भी फाइंड किया है जो कि सर्विस बेस्ड बिज़नेस रहेगा। तो आप बताइए सर्विस बेस्ड बिज़नेस कैसे कर सकते हैं या सर्विस बेस्ड स्टार्टअप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? मेरे व्यूवर को थोड़ा डिटेल में समझाइए। अगर आपके व्यूवर्स ने सर्विस बेस्ड बिजनेस का आइडिया चुना है, तो इसे शुरू करने के लिए कुछ खास कदम होते हैं। सर्विस बेस्ड बिजनेस में आपको किसी खास सेवा या समाधान को ग्राहकों तक पहुंचाना होता है। इसे शुरू करने के लिए ये स्टेप्स मददगार हो सकते हैं। 1, सर्विस का चयन और निचे पर ध्यान दें। सबसे पहले ये तय करें कि आप कौन सी सर्विस देंगे। ये आपकी ताकत, अनुभव और रुचि पर निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए, आप वेब डिजाइन, कंसल्टिंग, फोटोग्राफी, फिटनेस ट्रेनिंग, ग्राफिक डिजाइन जैसी सर्विसेज दे सकते हैं। 2, मार्केट रिसर्च। किसी भी सर्विस बेस्ड बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि आपके संभावित कस्टमर की जरूरत क्या है। आप जिस सर्विस को देने का सोच रहे हैं, क्या वह उस मार्केट में डिमांड में है? क्या आपकी सर्विस किसी समस्या का हल पेश करती है? 3, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन यूवीपी। सर्विस के लिए आपको एक यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन बनानी चाहिए। ये आपके सर्विस को दूसरों से अलग और बेहतर बनाने का तरीका होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करते हैं, तो आपका यूवीपी हो सकता है, हम छोटे बिजनेस के लिए बजट फ्रेंडली, पर्सनलाइज्ड डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस प्रदान करते हैं। 4, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। जब सर्विस बेस्ड बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो आपको यह समझना होगा कि क्या आपको ऑफिस की जरूरत होगी या आप घर से काम कर सकते हैं। क्या आपको किसी टूल या सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी? आपके पास ग्राहकों तक सर्विस पहुंचाने का क्या तरीका होगा? क्या आप ऑनलाइन सर्विस देंगे या ऑफलाइन? 5, मार्केटिंग और नेटवर्किंग। सर्विस बेस्ड बिजनेस में अपनी सर्विस को प्रमोट करने के लिए एक अच्छा मार्केटिंग प्लान बनाना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया, गूगल एड्स, एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग और नेटवर्किंग जैसे चैनल्स का उपयोग करें। आप क्लाइंट्स से रेफरल भी ले सकते हैं ताकि आपके बिजनेस का प्रचार हो। 6, कस्टमर रिव्यू और फीडबैक। सर्विस बेस्ड बिजनेस में कस्टमर की संतुष्टि सबसे अहम होती है। आपको कस्टमर से फीडबैक लेना चाहिए और सर्विस को लगातार बेहतर बनाने के लिए उस पर काम करना चाहिए।
अच्छी सेवाएं देने से आप अपने कस्टमर से रेफरेंस भी पा सकते हैं, जो आपके बिजनेस को बढ़ावा देंगे। 7. फाइनेंशियल प्लान और प्राइसिंग। सर्विस के लिए सही प्राइसिंग मॉडल तय करना महत्वपूर्ण है। क्या आप पेपर यूज, सब्सक्रिप्शन बेस्ड या प्रोजेक्ट बेस्ड चार्ज करेंगे? और आपको ये भी देखना होगा कि आप कितनी सर्विस एक दिन में दे सकते हैं, ताकि आपकी कमाई को मापना आसान हो। 8. लीगल एस्पेक्ट्स। सर्विस बेस्ड बिजनेस शुरू करने से पहले आपको अपने बिजनेस के लिए सही लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा सर्विस एग्रीमेंट और कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी ध्यान देना होगा। इस तरह आप सर्विस बेस्ड स्टार्टअप को प्लान कर सकते हैं और इसे सफल बना सकते हैं। हाँ, तो आपने जो बताया वो A1 कंडीशन और बहुत ही नॉलेजेबल नॉलेज शेयर किया आपने मेरे व्यूअर्स के साथ। अब आप मुझे ये बताइए कि जो सर्विस बेस्ड बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग एजेंसी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को और स्मॉल बिजनेसेस को हेल्प करेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट एजेंसी के ज़रिए उनकी वेबसाइट डेवलप करने में। तो आप मुझे बताइए कि एक स्मॉल बिजनेसेस को कैसे अप्रोच करें कि उनकी वेबसाइट हम बना सकें। ये बहुत अच्छा आइडिया है। अगर आप स्मॉल बिजनेसेस को वेबसाइट डेवलपमेंट के जरिए मदद करने जा रहे हैं, तो ये कुछ तरीके हो सकते हैं जिनसे आप उन्हें आकर्षित कर सकते हैं। 1. बजट फ्रेंडली पैकेज। छोटे व्यवसायों के पास अक्सर सीमित बजट होता है। आप उन्हें बजट फ्रेंडली वेबसाइट डेवलपमेंट पैकेज ऑफर कर सकते हैं। इस तरह उन्हें वेबसाइट के लिए अच्छा समाधान मिलेगा और वे इसे अफोर्ड भी कर सकेंगे। 2. सिंपल और यूजर फ्रेंडली डिजाइन। छोटे व्यवसायों को जटिल वेबसाइट डिजाइन से बचना चाहिए जो मैनेज करने में मुश्किल हो। आपको ऐसी वेबसाइट बनानी चाहिए जो आसान से ऑपरेट हो और पूरी तरह से उनके बिजनेस की जरूरतों के मुताबिक कस्टमाइज्ड हो। 3. स्थानीय एसईओ पर ध्यान दें। छोटे व्यवसायों के लिए लोकल एसईओ बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वेबसाइट को लोकल एसईओ के हिसाब से ऑप्टिमाइज किया जाए, ताकि वे अपने आसपास के ग्राहकों को आकर्षित कर सके। 4. रेस्पॉन्सिव डिजाइन। छोटी कंपनियां अक्सर मोबाइल यूजर्स को टारगेट करती है, इसलिए रेस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि वेबसाइट हर डिवाइस पर अच्छे से काम करे। ग्राहक जब आप वेबसाइट बना रहे हों तो छोटे व्यवसायों के साथ लगातार बातचीत करें। उन्हें डिजाइन, कंटेंट और फीचर के बारे में फीडबैक लें, ताकि आप उनकी जरूरत के हिसाब से वेबसाइट तैयार कर सकें। 6. सपोर्ट और मेंटेनेंस। छोटे व्यवसायों को अक्सर टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत होती है। आप उन्हें वेबसाइट के लिए मेंटेनेंस और सपोर्ट सेवाएं भी दे सकते हैं, ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपने ऑनलाइन बिजनेस को चला सकें। 7. कस्टम डोमेन और होस्टिंग। उन्हें एक पेशेवर डोमेन नाम और होस्टिंग के बारे में सलाह दें। आप उनकी साइट के लिए एक कस्टम डोमेन और विश्वसनीय होस्टिंग प्रदान कर सकते हैं। 8. नमूना और पोर्टफोलियो। छोटे व्यवसायों को ये दिखाने के लिए एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाएं, जिसमें आपने पहले जो वेबसाइट बनाई है उनका उदाहरण हो। इससे उन्हें विश्वास होगा कि आप उनके बिजनेस के लिए सही विकल्प हैं। इन कदमों से आप छोटे व्यवसायों को अपनी वेब डिजाइन एजेंसी के माध्यम से मदद कर सकते हैं और उन्हें ऑनलाइन सफलता पाने के लिए एक मजबूत नींव दे सकते हैं। हाँ, ये आपने बहुत ही बेहतरीन शेयर किया है वैल्यूएबल कंटेंट, जिससे मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर को भी थोड़ा आसानी होगी समझने में। अब आप मुझे ये बताइए कि मेरे जो व्यूअर हैं ये जानना चाहते हैं आपसे कि एक लीड्स को कैसे अट्रैक्ट करें, लीड्स कैसे लाएँ? लीड्स लाने के लिए कोल्ड ईमेल का यूज़ कैसे करें? आपके व्यूवर्स के लिए यह बहुत अहम सवाल है। लीड जनरेशन और कोल्ड ईमेलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे समझकर सही तरीके से किया जाए तो इसके जरिए आप अपने बिजनेस के लिए अच्छे क्लाइंट्स ला सकते हैं। तो आइए जानते हैं लीड्स को आकर्षित करने के तरीके। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लीड्स वह लोग होते हैं जो आपके बिजनेस या सर्विस में रुचि रखते हैं। उन्हें आकर्षित करने के लिए आपको कुछ चीजें करनी होती है। टारगेट ऑडियंस की पहचान। सबसे पहले ये समझें कि आपका टारगेट कौन है। जैसे यदि आप वेब डिजाइन सर्विस दे रहे हैं तो छोटे व्यवसाय, स्टार्टअप्स और उद्यमियों को टारगेट करें। वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करें। अपने टारगेट ऑडियंस के लिए ऐसी सामग्री बनाएं जो उनकी समस्याओं का समाधान करे, जैसे ब्लॉग्स, गाइड्स और वीडियो। ऑफर लीड मैग्नेट्स।
जैसे मुफ्त में ई बुक, वेबिनार या टेम्पलेट देना। इससे आप उनके ईमेल्स या जानकारी हासिल कर सकते हैं। सोशल मीडिया एंगेजमेंट, अपने सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहें और लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करें। सही कंटेंट से आप सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी अच्छी लीड्स पा सकते हैं। कोल्ड ईमेल का यूज कैसे करें? कोल्ड ईमेलिंग का मतलब है उन लोगों को ईमेल भेजना जिनसे आपकी पहले कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन जिनसे आप बिजनेस के रूप में जुड़ना चाहते हैं। यहाँ कुछ स्टेप्स हैं जो आपकी मदद करेंगे। सब्जेक्ट लाइन। सबसे पहले सब्जेक्ट लाइन पर ध्यान दें। यह आकर्षक और स्पष्ट होना चाहिए ताकि रेसिपिएंट का ध्यान आकर्षित हो। जैसे आपके व्यवसाय के लिए एक वेब डिजाइन सॉल्यूशन। पर्सनलाइजेशन। कोल्ड ईमेल में पर्सनल टच देना बहुत जरूरी है। रेसिपिएंट का नाम लें और उन्हें यह बताएं कि आप उनका समय क्यों ले रहे हैं। जैसे, मैंने आपकी कंपनी को देखा और मुझे लगता है कि हमारी वेब डिजाइन सर्विस आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद हो सकती है। वैल्यू प्रोपोजिशन। ईमेल में अपने सेवाओं के बारे में सीधे और स्पष्ट तरीके से बताएं। ये समझाएं कि आपके पास क्या खास है और उनकी समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट। कोल्ड ईमेल बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। उसे संक्षिप्त रखें ताकि वह जल्दी पढ़ा जा सके और फोकस बना रहे। क्लियर कॉल टू एक्शन। अंत में एक स्पष्ट कॉल टू एक्शन दें। जैसे, क्या आप अगले सप्ताह मेरे साथ एक कॉल पर इस बारे में बात करना चाहेंगे? या क्या मैं आपको एक मुफ्त वेब डिजाइन कंसल्टेशन दे सकता हूँ? फॉलो अप। अगर आपकी पहली ईमेल का जवाब नहीं आता तो एक फॉलो अप भेजें, लेकिन ध्यान रखें कि फॉलो अप विनम्र और प्रोफेशनल होना चाहिए। कोल्ड ईमेलिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस। अवॉइड स्पैमिंग। बहुत सारे ईमेल भेजने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप सही लोगों को ही टारगेट कर रहे हैं। अगर आप बिना सोचे समझे ईमेल भेजेंगे तो यह स्पैम माना जाएगा। टाइमिंग मैटर्स। ईमेल भेजने का सही समय भी अहम है। आमतौर पर सप्ताह के शुरुआती दिन और सुबह के समय सबसे अच्छे होते हैं। टेस्ट एंड ऑप्टिमाइज। अलग अलग सब्जेक्ट लाइंस, कंटेंट और कॉल टू एक्शन को टेस्ट करें। देखें कि कौन सा सबसे अच्छा काम कर रहा है और उस पर ध्यान केंद्रित करें। कोल्ड ईमेल अगर सही तरीके से किया जाए तो यह एक बहुत प्रभावी तरीका हो सकता है लीड्स को आकर्षित करने का। ओके, अब आप मुझे ये बताइए कि हमने सबसे पहले जाना कि हमारा स्टार्टअप क्या होता है, स्टार्टअप कैसे करते हैं, उसके बाद हमने आइडिया फाइनलाइज़ किया और आइडिया हमने फाइनलाइज़ करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम सर्विस बेस्ड बिज़नेस में जाएंगे और उसमें भी हम वेब डिज़ाइनिंग का वर्क करेंगे। अब आप बताइए कि जो वेब डिज़ाइनिंग का वर्क करेंगे उसमें प्राइसिंग क्या ऑफ़र करें कस्टमर को? हमारे जो वैल्यूबल और टारगेट कस्टमर होते हैं उनको हम प्राइसिंग क्या प्रोवाइड करें जिससे वो हमें छोड़कर नहीं जाएँ और वो हमसे ही वर्क करवाएँ? प्राइसिंग का थोड़ा समझाइए। बिल्कुल, जब आप वेब डिजाइन सर्विस के लिए प्राइसिंग तय कर रहे हैं तो कई फैक्टर होते हैं जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी है ताकि आप अपने टारगेट कस्टमर्स को आकर्षित कर सके और वे आपकी सर्विसेज को छोड़कर कहीं और न जाएं। यहाँ कुछ टिप्स हैं जिनसे आप सही प्राइसिंग स्ट्रेटेजी चुन सकते हैं। 1. बजट फ्रेंडली पैकेज। छोटे व्यवसायों या स्टार्टअप्स के पास हमेशा बड़े बजट की कमी होती है, इसलिए आपको बजट फ्रेंडली पैकेज तैयार करना चाहिए। कुछ आइडिया। बेसिक पैकेज, एक साधारण वेबसाइट जो सिर्फ कुछ पेज और बुनियादी फीचर्स जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म, अबाउट अस और होम पेज के साथ हो। स्टैंडर्ड पैकेज, इसमें थोड़ी और कस्टमाइजेशन, एसईओ बेसिक सेटअप और सोशल मीडिया इंटीग्रेशन जैसी सुविधाएं शामिल हो। प्रीमियम पैकेज, यह पैकेज सबसे ज्यादा कस्टम फीचर्स और ऑप्शनल सर्विसेज जैसे एडवांस्ड एसईओ, ई कॉमर्स सेटअप, ब्लॉग इंटीग्रेशन आदि पेश करता है। इस तरह के पैकेज से छोटे व्यवसायों को अपनी जरूरत के हिसाब से सुविधाएं चुनने में आसानी होगी। 2. प्राइसिंग स्ट्रक्चर पर ध्यान दें। आपको ये तय करना होगा कि आप फिक्स्ड प्राइस पर काम करेंगे या घंटे के हिसाब से चार्ज करेंगे। फिक्स्ड प्राइस, इस मॉडल में आप एक निश्चित कीमत पर पूरा प्रोजेक्ट करते हैं जो क्लाइंट के लिए आसान होता है क्योंकि उन्हें पहले से पता होता है कि उन्हें कितनी लागत आएगी। घंटे के हिसाब से प्राइसिंग, इसमें आप अपनी सर्विसेज का चार्ज एक तय घंटे की दर से करते हैं। ये तब अच्छा होता है जब क्लाइंट को ज्यादा कस्टमाइजेशन की जरूरत। 3. कस्टमाइजेशन और वेरिएबिलिटी, हर बिजनेस का अलग अलग जरूरतों वाला होता है, इसलिए आपकी प्राइसिंग में कस्टमाइजेशन भी होनी चाहिए। जैसे कुछ व्यवसायों को सिर्फ वेबसाइट डिजाइन चाहिए जबकि कुछ को पूरी ब्रांडिंग या एसईओ की सेवाएं भी चाहिए होती है। इस हिसाब से आप कस्टम
पैकेज बना सकते हैं ताकि ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से सर्विस ले सके। 4, सेवा का मूल्य और गुणवत्ता। आपको अपने मूल्य और गुणवत्ता के बीच संतुलन बनाना होगा। यदि आप बहुत कम मूल्य पर काम करेंगे तो ग्राहक आपके काम की गुणवत्ता को कम आंक सकते हैं। वहीं अगर बहुत ज्यादा प्राइसिंग रखेंगे तो छोटे व्यवसायों के लिए ये महंगा हो सकता है। इसलिए मूल्य का निर्धारण इस बात पर करें कि आप किस क्वालिटी की सर्विस दे रहे हैं और मार्केट में प्रतिस्पर्धा कैसी है। बाय डिस्काउंट और ऑफर्स। आपको डिस्काउंट्स और वेलकम ऑफर्स भी प्रदान करने चाहिए, जैसे नए कस्टमर्स को 10% डिस्काउंट या किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मुफ्त देना। ये छोटी चीजें ग्राहकों को आकर्षित करती है और उन्हें एक एक्स्ट्रा वैल्यू मिलती है। 6, बार बार काम करने का लाभ। अगर ग्राहक बार बार आपके साथ काम करता है तो लॉयल्टी डिस्काउंट या पैकेज डील सफर करें। इससे उन्हें लगेगा कि वे आपके साथ लंबे समय तक जुड़ने पर फायदे में रहेंगे। उदाहरण के लिए, अगर वे हर साल वेबसाइट में अपडेट करवाते हैं तो उन्हें कुछ खास डिस्काउंट मिल सकता है। 7, क्लियर और ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग। ग्राहक जब आपको हायर करे तो उन्हें पूरी तरह से स्पष्ट हो कि उन्हें किस सेवा का क्या चार्ज होगा। इस बारे में किसी भी तरह की कंफ्यूजन से बचें। एक साफ और ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग पैकेज होने से वे आपके साथ विश्वास के साथ काम करेंगे। 8, कंपटीशन की प्राइसिंग। आपकी प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। बाजार में जो आपके जैसे वेब डिजाइनर्स काम कर रहे हैं उनके रेट्स को जानना जरूरी है, लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि आप अपने काम के मूल्य को कम या ज्यादा ना करें, बल्कि अपने द्वारा दी जाने वाली सेवा की क्वालिटी के हिसाब से सही मूल्य तय करें। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप एक समझदारी और आकर्षक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं जो आपके कस्टमर्स को लुभाएगी और वे आपके साथ दीर्घकालिक रिश्ते बनाने में इच्छुक होंगे। ओके, आपने जो वैल्यूबल ज्ञान और अपना वैल्यूबल टाइम दिया, मुझे उम्मीद है कि मेरे व्यूअर को ये पसंद आएगा। अब मुझे आप फाइनल कंक्लूजन की ओर ले जाते हुए मुझे कुछ ओनली 5 टिप्स बताओ जिससे मेरे व्यूअर्स को ये वेब डिज़ाइनिंग या वेब डेवलपमेंट की एजेंसी स्टार्ट करते समय बहुत फ़ायदा करेगी। ऐसी 5 टिप्स बताओ। बहुत अच्छा सवाल है। जब आप वेब डिजाइन या वेब डेवलपमेंट एजेंसी शुरू कर रहे हैं तो कुछ खास टिप्स हो सकती है जो आपको और आपके व्यूअर्स को फायदा पहुंचा सकती है। ये रहे वो 5 टिप्स। 1, कस्टमर के साथ मजबूत रिश्ता बनाएं। सबसे जरूरी चीज ये है कि अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे संबंध बनाएं। ग्राहकों की जरूरतों को समझें और उनकी समस्याओं का समाधान पहले ही प्रयास में दें। एक मजबूत कस्टमर रिलेशनशिप बिजनेस को दीर्घकालिक सफलता दिला सकता है। एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएं। वेब डिजाइन एजेंसी के लिए पोर्टफोलियो बहुत जरूरी होता है। इसमें आपके द्वारा किए गए प्रोजेक्ट्स और उनके परिणाम शामिल होने चाहिए। इससे संभावित कस्टमर्स को आपके काम की गुणवत्ता का अंदाजा होता है और वे आपकी सेवाएं लेने में दिलचस्पी रखते हैं। 3, एसईओ और मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन पर ध्यान दें। वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली और मोबाइल रेस्पॉन्सिव बनाना बहुत जरूरी है। कस्टमर्स को यह समझाएं कि एक अच्छी वेबसाइट न सिर्फ सुंदर दिखनी चाहिए बल्कि गूगल सर्च में रैंक भी करनी चाहिए और हर डिवाइस पर अच्छे से काम करनी चाहिए। समय और बजट का प्रबंधन करें। अपने प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करें और बजट को सही तरीके से मैनेज करें। क्लाइंट्स को यह विश्वास दिलाएं कि आप समय सीमा और बजट के भीतर काम करेंगे, जिससे आपके काम की विश्वसनीयता बढ़ेगी। 5, नेटवर्किंग और मार्केटिंग पर ध्यान दें। डिजिटल मार्केटिंग के अलावा ऑफलाइन नेटवर्किंग भी जरूरी है। दूसरे बिजनेस मालिकों से मिले, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे और अपने सेवाओं को सही प्लेटफॉर्म्स पर प्रमोट करें। अच्छा नेटवर्क आपको नए क्लाइंट्स दिला सकता है। ये 5 टिप्स वेब डिजाइन एजेंसी शुरू करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये न केवल आपको अच्छे क्लाइंट्स दिलाएंगे बल्कि आपके बिजनेस को सही दिशा भी देंगे। ओके, धन्यवाद आपका। आपने इतना बेहतरीन ज्ञान दिया उसके लिए। आपके वीडियो के हर एक व्यूअर के लिए एक छोटा सा संदेश। अगर आप सच में चाहते हैं कि ऐसी और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक भी जरूर करिए। बिल्कुल,